नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा की कार्यसूची में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पर आगे की चर्चा। संस्कृत के 3 डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। रेल मंत्रालय समेत 3 अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा भी राज्यसभा के एजेंडे में। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 भी कार्यसूची में शामिल। लोकसभा के एजेंडे में खनिज विधि संशोधन विधेयक समेत कई अहम विधायी कामकाज। कार्यसूची में 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी शामिल। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज चौथा दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 शामिल है। इसके अलावा लोकसभा से संशोधनों सहित लौटाए गए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2019 पर भी विचार होना है। इसके अलावा रेल मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में वायुयान संशोधन विधेयक 2020 और खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन बिल 2019 भी लोकसभा के एजेंडे में है। इसके अलावा 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे, संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, आज चौथा दिन है दूसरे चरण का। 3 दिन कार्रवाई गतिरोध की भेंट चढ़ी है। आज किस तरह के आसार है, क्योंकि एजेंडा हम देख रहे हैं काफी अहम एजेंडा आज है कामकाज को लेकर राज्यसभा में। निश्चित तौर पे काफ़ी अहम एजेंडा है और ख़ास तौर पे यह जो दूसरा चरण होता है उस दूसरे चरण में खास बात यह भी होती है कि जो विभागीय कामकाज है उन कामकाज की भी समीक्षा होती है। तो निश्चित तौर पे काफ़ी अहम मौका होता है। इसके अलावा जो बिल हैं, विधेयक हैं, वो संसद के हर सत्र में होते हैं, तो इस सत्र में भी हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थितियाँ अभी बनी हैं 2 कारणों से, एक तो कोरोना वायरस की वजह से और दूसरा जो दिल्ली में हिंसा हुई उसकी वजह से, तो संसद में एक तरीके से गतिरोध बना हुआ है। सरकार लगातार ये कह रही है कि कोरोना वायरस से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर बहस चलाई जाए और विपक्ष का ये कहना है कि जो दिल्ली में हिंसा हुई है उस पर भी बहस चलाई जाए। और विपक्ष इस बात पे अड़ी हुई है कि दिल्ली में हिंसा पर चर्चा नहीं होने की सूरत में वे सदन को बाधित करते रहेंगे। अभी सुबह गुलाम नबी आज़ाद जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, उन दोनों ने मीडिया को एक संक्षिप्त संबोधन दिया और उन्होंने साफ किया कि ये दोनों जो मामले हैं, हिंसा का मामला है और कोरोना का वायरस का जो मामला है, इन दोनों ने स्थिति काफ़ी बुरी कर दी है। लेकिन ख़ास तौर पर हिंसा जो दिल्ली में हुई है उसके कारण वे लोग काफ़ी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि इस पर बहस कराई जाए। उसके अलावा उन्होंने एक दूसरी मांग उठाई जो आज सदन के पटल पे भी उठ सकती है अगर स्थिति बनी तो, वो जो मध्य प्रदेश में विधायकों का मामला है जो थोड़ी अस्थिरता हुई है, तो उसको लेकर भी वो लोग सदन में एक कहें कि आवाज़ उठा सकते हैं। तो आज जो लगता रहा है कि दोनों सदनों में कम से कम जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ है, उसमें कामकाज काफ़ी बाधित रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर आज आगे की चर्चा भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। सदन में 2 मार्च को गतिरोध के बीच ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव किया था। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारे अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी है। गतिरोध की वजह से चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। विधेयक में संस्कृत के 3 डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इसमें संस्कृत शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन से जुड़े क्रियाकलापों के विकास के लिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना और नियमन के लिए और उससे संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है।
राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बिल राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। आयोग में 29 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिल के पारित होने के 3 वर्षों के भीतर राज्य सरकारों द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों की स्थापना की जाएगी। 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया गया था और 11 जनवरी 2019 को विधेयक की पड़ताल के लिए इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। यह विधेयक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया गया था। विधेयक की पड़ताल के लिए इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान की। ये संशोधन होम्योपैथिक शिक्षा में कई आवश्यक नियामक सुधारों को सुनिश्चित करेगा। साथ ही आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होंगे। यह आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में लोकसभा की ओर से संशोधनों सहित लौटाया गया संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2019 भी शामिल है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा की ओर से किए गए संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे। साथ ही वो प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति व्यक्त की जाए। राज्यसभा से इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को और लोकसभा से संशोधनों के साथ 11 फरवरी 2020 को मंजूरी मिली थी। और इसके अलावा रेल मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत टीएमसी के डेरेक ओब्रायन करेंगे, जबकि डीएम के सांसद तिरुचि शिवा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव करेंगे। इस दौरान सभी दलों के सांसद मंत्रालय की नीतियों और कार्यप्रणाली पर विचार सदन में रखेंगे। बहस के दौरान विपक्षी सांसदों को मंत्रालय की नीतियों की आलोचना करने और सुझाव देने का मौका मिलता है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए मंत्रालय के फैसलों का फायदा बताने का अवसर होता है। संबंधित विभाग के मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। वहीं लोकसभा के एजेंडे में खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसमें कोयला खदानों के पट्टे संबंधी नियमों और आवंटन संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। यह विधेयक इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। वहीं लोकसभा के एजेंडे में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2019 भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। साथ ही लोकसभा के एजेंडे में आज वायुयान संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव के प्रावधान हैं। और अब बात दोनों सदनों में रखे जाने वाले पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र भी रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी वस्त्र मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगी। जितेंद्र सिंह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। धोत्रे संजय शामराव संचार मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। आनंद शर्मा, मनीष गुप्ता और राकेश सिन्हा गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। सत्यनारायण जटिया और सस्मित पात्रा मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। प्रदीप टमटा और ए मोहम्मदजन जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। पी मुरलीधरन लोक लेखा समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। वी मुरलीधरन सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे।
वी मुरलीधरन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में भी आज कई मंत्रालयों और विभागों के पत्र पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए पत्र लोकसभा के पटल पर रखेंगे। हरदीप सिंह पुरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में इस दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर कुछ सवालों पर डालते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत योजना मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद टीजी वेंकटेश पूछेंगे, क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए पिछड़े जिलों की पहचान की है। सांसद अनिल देसाई का सवाल संचार मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या डाक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए एक वर्दी निर्धारित की गई है। सांसद छाया वर्मा का सवाल जनजातीय कार्य मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए किन किन जातियों का प्रस्ताव रखा गया है। सांसद अशोक वाजपेयी का सवाल महिला और बाल विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार के पास जच्चा मृत्यु दर में कमी लाने और बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने की कोई योजना है। सांसद कामाख्या प्रसाद तासा का सवाल उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचना विकास की जिम्मेदारी मंत्रालय की है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का सवाल विधि और न्याय मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल कितने दीवानी और फौजदारी मामले लंबित हैं। एक नजर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों पर। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद राजेश नारायण भाई चुड़ासमा पूछेंगे, गुजरात में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की संख्या कितनी है। सांसद एच वसंत कुमार का सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या भारतीय आईडीबीआई के लिए एनपीए का प्रतिशत सड़क क्षेत्र के लिए संवितरित कुल ऋण का अत्यधिक 52% है। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए टुडे इन पार्लियामेंट।